नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आज न्यूज रूम में हमारे साथ जो शख्स हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत छात्र राजनीति से की। 2007 और 2012 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा, दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। 2014 में जब देश में मोदी सरकार आई, तब वो बीजेपी में शामिल हो गए। जमीनी स्तर पर रहकर लोगों के बीच में काम किया, लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2022 में उत्तर प्रदेश में जब दूसरी बार योगी सरकार आई, तो इन्हें मंत्री का पद दिया गया। अपनी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए और शैक्षणिक योग्यताओं के लिए जाने जाने वाले और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता आज हमारे बीच हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका न्यूज रूम में। सर, ये दयालु नाम के पीछे क्या कहानी है? ये निकनेम है, गांव से या शहर से बचपन से ही जुड़ा हुआ है जी। मैं नहीं जानता किसने जोड़ा, लेकिन शुरू से नाम से जुड़ गया। तो फिर वो पढ़ाई के दरमियान इंटरमीडिएट तक, फिर बाद में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में भी ये नाम साथ साथ चलता रहा। अब उससे अलग होना शायद संभव नहीं है, तो नाम से जुड़ा हुआ है शुरू से जी। सर, आप पढ़ाई में काफ़ी अच्छे रहे और आपने शिक्षक का कार्य भी किया। बॉटनी से आपने पीएचडी की, बावजूद इसके आप राजनीति में आए। क्या जब घर वालों को ये बताया कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? नहीं, राजनीति में एक दिन में तो कोई जाता नहीं है जी। पढ़ाई के दरमियान छात्र राजनीति में लोगों को चुनाव लड़ाना एक शौक़ था। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्था जो कहीं ना कहीं से राजनीति की, छात्र राजनीति की नर्सरी माना जाता है, बहुत सारे वहाँ से राजनेता पैदा हुए। तो वहाँ पढ़ाई के साथ साथ जो वक्त मिलता है, थोड़ा सा एक्टिव होने की वजह से, शौक़ की वजह से, यूनिवर्सिटी के बाद फिर मैं जिस इंटरमीडिएट कॉलेज में मैं 12 तक पढ़ा, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हिंदी के बड़े लेखक माने जाते हैं, खड़ी बोली के जनक कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, उन्हीं के द्वारा स्थापित विद्यालय है बनारस में, हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज। 1 से लेकर इंटर तक की वहाँ पढ़ाई किया। फिर मैं बीएससी, एमएससी और पीएचडी मैंने बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया। फिर ऐसा संयोग कि मुझको लौट के फिर उसी कॉलेज में एज ए बॉटनी लेक्चरर मुझको नौकरी मिल गई। तो जहाँ से मैं चला था 10 वर्षों के पश्चात, उसी कॉलेज में फिर लौट आया। तो कॉलेज की पढ़ाई, लोगों को पढ़ाने के बाद फिर जो मेरा वक्त बचता था, मैंने फिर कभी समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया। फिर जैसा आपने बताया कि 2002 में टिकट मांगा, मैं नहीं मिला। फिर मुझको यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दिया। फिर 2007 लड़ा, 2012 लड़ा। हार तो अपनी जगह है, लेकिन समाज में धीरे धीरे आप की एक मंजिल तय हो जाती है आपको ये। फिर जैसा आपने बताया कि 2014 जब माननीय नरेंद्र मोदी जी काशी के सांसद के प्रत्याशी बने, तो फिर हम लोगों के मन में था कि अब इससे अच्छा बेहतर समय नहीं है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का। और जो मन में एक भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लगाव की भावना थी, उसी ने जोड़ दिया। और आपके सामने हूँ, मंत्री हूँ और आयुष का मंत्री हूँ, काशी का रहने वाला हूँ। तो ये कहानी है। परिवार के लोगों ने, तो आपने जो प्रश्न किया था कि उन लोगों ने सहज स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे आप समाज से जुड़ते चले जाते हैं, आप उन लोगों के बीच जब वक्त देने लगते हैं, तो परिवार भी एडजस्ट कर लेता है, मान लेता है कि आप, और फिर उनकी भी आदत पड़ जाती है। सर, आप 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं, घर में सबसे छोटे थे। किसके सबसे ज़्यादा दुलारे थे और इसके फायदे हुए या नुकसान ज़्यादा हुए? छोटा होने का समाज में क्या है, 2 बहनें थी, 4 भाई थे। और निश्चित ही सबसे छोटा होने तक का जो बड़े भाई, परिवार, सबको आप देखते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन किसने पढ़ाई करके क्या किया, कौन गांव की खेती करता है, कौन कहाँ रहता है। तो फिर आप इसका कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन एक बड़ा परिवार होने की वजह से सब कुछ एकदम निर्धारित रहता है कि आप उस परिवार के अंग हैं जिसमें इतने भाई बहन हैं, माता पिता हैं, सब कुछ है। तो एक लक्ष्य रहता है कि आपके बड़े लोगों ने क्या किया, तो उसी की नकल आपको करते रहना। मेरे बड़े भाई बॉटनी से एमएससी थे, वो गोरखपुर विश्वविद्यालय से, तो उनकी मैं वो दिखा करता था, जो एक पहले एल्बम हुआ करता था,
वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चरें हुआ करती थी और उसके एल्बम को मैं पलटता था तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी, फिर उनका एक यूनिवर्सिटी का ग्रुप गया था दार्जिलिंग, तो मुझको वो दार्जिलिंग की तस्वीरें और तो मेरे मन में था कि इन्होंने बॉटनी से पढ़ाई किया। संयोग ऐसा कि मुझको भी जब एमएससी बॉटनी करने के बाद बॉटनी से पीएचडी करने का मौका मिला, फिर मेरा भी जब कॉलेज का ग्रुप जा रहा था घूमने तो उस टूर में मुझको पता लगा कि दार्जिलिंग हम लोग भी जा रहे हैं बीएचयू से। तो होता है ना कि आप अपने बड़ों से आप एक सीख लेते हैं कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, क्या उनकी मंजिल थी, आपको भी क्या बनना है। तो ऐसे करके भाई बड़े होते हैं तो उनके पद चिन्हों पर, उनके बनाए रास्ते पर चलने का अच्छा रहता है कि आपके पास एक दिशा रहती है, उसी दिशा में आप बढ़ेंगे। तो मुझको तो लगा कि सब कुछ दोहराया जा रहा है बड़े भाई के। सर, आपने जब शुरुआत की अपनी राजनीति की तो कांग्रेस के साथ आप जुड़े रहे, लेकिन जैसे कि हमने कहा 2014 में आप बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, क्या जो अंतर है पार्टियों की बात की जाए, या आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उसके पीछे क्या कुछ मंशा थी सर? देखिए, कांग्रेस दोनों बार मैं रनर अप था, थोड़े वोटों से चुनाव हार जाता था, लेकिन जो तुष्टीकरण थी कांग्रेस में रह के, कांग्रेस धीरे धीरे अपने उद्देश्यों से, अपने जो कांग्रेस की मूल नीतियां थी जो उनके, उससे वो भटक गई। हम लोग को भी पीड़ा होती थी कि किसी एक वर्ग विशेष के पीछे भागना और उन्हीं के पीछे, तो आपको लगता था कि आप तो समाज के लिए, सबके लिए काम करना है आपको, लेकिन उनकी नीतियों ने, उनके काम ने धीरे धीरे हम जैसे लोगों को विवश कर दिया कि हम लोग, और देश उनके लिए बड़ा नहीं था। हम लोग किसी चौराहे पे अपने को हिंदू नहीं कह पाते थे। हम लोग जब पढ़ते थे कहीं कि देश के तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ लोग वंदे मातरम स्कूलों में नहीं कर सकते, चौराहों पे ध्वज नहीं फहरा सकते। तो धीरे धीरे एक ऐसी भावना थी जिसको आप राष्ट्र प्रेम कहते हैं। मैंने एक बचपन में कहानी पढ़ा, ये आपके कादम्बिनी के संपादक हुआ करते थे राजेंद्र यादव जी। तो राजेंद्र यादव जी ने लिखा था कि एक बार वो जापान गए, तो जापान में उनका एक एयरपोर्ट से उतरे तो उन्होंने टैक्सी किया और फिर उनको टैक्सी चेंज करना था, तो एक दूसरी टैक्सी लिया, उनका कुछ सामान छूट गया, तो उनको लगा कि टैक्सी वाले ने चोरी कर लिया। तो उन्होंने अगली जो टैक्सी में बैठे तो उन्होंने कहा कि उनके मुंह से बेशकता निकला होगा कि जापानी चोर होते हैं। उस टैक्सी वाले ने टैक्सी रोका और उनको अपनी गाड़ी से उतार दिया। उन्होंने कहा मैंने तुमको तो कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि आप मुझको कुछ कहते तो मैं आपको बर्दाश्त कर लेता, आपने मेरे देश को गाली दिया। तो हम लोग भी पढ़ते थे कि जापान जैसा राष्ट्रभक्त देश, वहाँ राष्ट्रवाद और राष्ट्रभक्ति का जो लोगों के मन में भावना थी, उसका वो कहानी मेरे बचपन में से मैंने पढ़ा था। तो मेरे दिमाग में मुझको हमेशा लगता था कि इस देश में राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्रभक्ति का इतना अभाव है कि हम अपने देश में हिंदू होके भी बेगाने हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान थे इस देश में, लाल चौक जिसके लिए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपने प्राण बलिदान किए, वो लाल चौक पे ध्वज फहराने का वाकया, चाहे केरला के कुछ हिस्से थे जहाँ की ध्वज फहराने को लेके विरोध होता था, वो हैदराबाद के कुछ हिस्से जहाँ की वंदे मातरम कहने और कुछ स्कूलों की खबरें आती थी। ये चीज़ें मन को बहुत पीड़ा देती थी। तो लगा कि बड़ा उचित समय था और एक ऐसा समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उनके काम हैं, वो कहीं ना कहीं से वर्तमान में भी आप देखिएगा कि इस देश में राष्ट्रवाद का एक ऐसा जन्म हो चुका है, देश में राष्ट्रभक्ति भी अपने परवान पर है। तो कहीं ना कहीं से हम लोगों ने भी उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और आज बड़े गर्व से कहते हैं कि आज हम इस देश में कहीं भी खड़े होकर शान से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हाँ देश हमारा है, हम भारतवंशी हैं। तो काशी तो विशेषकर, चाहे क्रांतिकारियों की बात किया जाए, जंग आज़ादी की बात किया जाए, काशी उसका बहुत बड़ा केंद्र था। तो हम लोग कहीं ना कहीं से अपने आप को बहुत दब के रहते थे कि बहुत सारी चीज़ें कह नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में एक शुप्त अवस्था में कहिए कि मन की गहराइयों में, हृदय में भावना थी, और जब अच्छा समय आया तो हम लोग आके उससे जुड़ गए। सर, अगर आयुष अस्पतालों की बात की जाए, 4000 से ज़्यादा लगभग आयुष अस्पताल हैं। किसी भी सरकार की बात करें तो स्थिति जो है वो कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही है। आप जब सरकार में, आपको ये मंत्रालय दिया गया, आपने बयान भी दिया था कि बेहतर बनाएंगे,
उसको लेकर क्या कुछ काम हुआ है अभी? देखिए 9 नवंबर 2014 को जब केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो इकलौता मंत्रालय है आयुष का मंत्रालय जिसका गठन किया। आयुष का मतलब है कि पहले होम्योपैथ, आयुर्वेद और यूनानी, तो आयुर्वेद और यूनानी एक साथ और होम्योपैथ अलग, ये हेल्थ के हमारे स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत काम करते थे, उनके मातहत काम करते थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, स्वरिक्पा और होम्योपैथ और योग और नेचुरोपैथी, इन 7 विधाओं को जब आप आयुष की परिभाषा पढ़िएगा, एक एक शब्द के अर्थ आपको लगेंगे, ए से क्या है, वाई से क्या है, यू से क्या है, एस से क्या है, तो ये 7 विधाएं आपको उसमें मिलेंगी। तो कुल मिला के इस देश की सनातन परंपराओं से जुड़ी हुई जो विधाएं थी, हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने उसकी एक विधा योग को सारी दुनिया में स्थापित करने का बेड़ा उठाया। और आपको गौरव की अनुभूति होती है कि 21 जून को विश्व योग दिवस, 21 जून क्या है, ये हमारे 365 वर्ष का जो 365 दिन होते हैं उनका सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है। उस दिन को विश्व ने बड़े सहज मन से, संयुक्त राष्ट्र ने जब इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया तो शायद संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सर्वाधिक मतों से पारित होने वाला यह प्रस्ताव था। विश्व योग दिवस की मान्यता को संयुक्त राष्ट्र ने दिया और आज आप देखते हो कि लगातार पिछले 10 वर्षों से योग दिवस के रूप में सारा संसार योग करता है और उसमें दुनिया के वो तमाम मुस्लिम देश भी शामिल हैं जो योग को कभी हिंदू धर्म से जोड़ के देखते थे, लेकिन आज स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए सारी दुनिया ने योग को अपना लिया। वैसे ही आने वाले दिनों में हमारे आयुर्वेद को सारा संसार स्वीकार करेगा, इसलिए कि आयुर्वेद क्या है, हम लोग कभी अपने आंगन में अपनी माँ को, अपनी दादी को तुलसी की पूजा करते हुए देखते थे, तो लगता था एक छोटे से वृक्ष की पूजा आंगन में क्यों, लेकिन वो आंगन की तुलसी हमारे लिए माँ के समान थी। वो दरवाजे की नीम जिसको हम शीतला का वास कहते हैं, वो वृक्ष जो भी है हमारे सराउंडिंग, यहाँ तक कि बबूल को दुनिया कांटेदार पेड़ समझती है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि में बबूल का भी बहुत महत्व है, धतूरे का भी बहुत महत्व है, मदार का बहुत महत्व है। हम कोई ऐसा वृक्ष नहीं है प्रकृति में जिसकी आयुर्वेद में उपयोगिता न हो। और आयुर्वेद रोग के इलाज की बात नहीं करता, आयुर्वेद व्यक्ति को निरोग रखने की बात करता है। जब शरीर में हम ऐसे खान पान से, गलत खान पान का खामियाजा दुनिया भुगत रही है, आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा परिवार नहीं जिस घर में कार्डियो पेशेंट ना हो, जिस घर में आपके नेफ्रो पेशेंट ना हो, यूरोलॉजी के पेशेंट ना हो। शुगर और डायबिटीज़ तो जैसे लगता है कि वो शायद प्रकृति का तोहफा हो गया है लोगों के लिए। लेकिन सर देखिए, बावजूद इसके अभी आपने जो बातें की, हमारे देश में, प्रदेश की बात करें, देश की, लोग क्यों नहीं अभी भी इसको लेकर इतने जागरूक है? इसके लिए क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है? देखिए, कोरोना के काल में जब आपने देखा कि कोरोना का कोई इलाज दुनिया में नहीं था, सारा संसार दवा, टीके, इलाज के लिए तड़प रहा था, तो लोगों ने अपनी प्राण रक्षा के लिए अपने घर के मसाले, चाहे वो दालचीनी हो का काढ़ा बनाया हो आपने, चाहे वो एक गिलोय का जिक्र आया, गिलोय को आयुर्वेद में अमृता कहते हैं। कल्पना करिए कि कैसी गुमनाम सी, आयुर्वेद तो जानता था आयुर्वेद इसकी महत्ता को, इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए सारे हिंदुस्तान के लोगों ने गिलोय का काढ़ा पिया। हमारे आयुष के मंत्रालय ने भी आयुष का काढ़ा स्पेशली बनाया, पूरे देश में आयुष के काढ़े का वितरण किया गया। लोगों ने महसूस किया कि इस काढ़े ने हमारी इम्यूनिटी को बढ़ावा दिया। हमने प्रत्येक जिले में 50 बेड के जिला मुख्यालयों पर एक इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिसमें कि होम्योपैथ भी है, आयुर्वेद भी है, यूनानी भी है और योग भी है। दुनिया के हम प्राचीनतम सभ्यताओं वाले देश हैं, तो हम जिंदा कैसे रहे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मैं अपने देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आखिर में जब कोई वर्तमान की विधाएं नहीं थी तो देश कैसे जिंदा था? तो देश इन्हीं आयुर्वेद के सहारे, होम्योपैथ के सहारे, यूनानी के सहारे, सिद्ध के सहारे, स्वरिक्पा के सहारे, पर्वतीय अंचल के, जिससे उनकी भी ज्ञान आप देखिए ना, जितने भी आज भी बहुत सारे ऐसे जो आदिवासी बस्तियां हैं,
जो जनजातियों के लोग हैं, जब आप उनके जीवन को गौर से देखिएगा तो उनके जीवन में आधुनिकता का कोई रोल नहीं, फिर भी वो दवाएं यूज़ करते होंगे, फिर भी उनके जहर बुझे तीर जो होते हैं, फिर भी जंगल में जो जानवर उनका, हमारे यहाँ महाभारत में जिक्र है कि रात को युद्ध में जितने सैनिक घायल होते थे, सुबह सब लोग फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। एक प्रश्न है कि किस विधा से? भगवान राम के भाई थे लक्ष्मण जी, उनको जब मूर्छा आई तो जिस संजीवनी बूटी का जिक्र है आप सबने पढ़ा है, कुछ ऐसा नहीं कि देश के लिए नया हो, उस संजीवनी बूटी को आपने पढ़ा कि उत्तरांचल से वो पहाड़ का टुकड़ा लेके आए रामेश्वरम और वहाँ उनकी प्राण रक्षा हुई। आखिर में वो था तो एक पौधा ही कोई ना, जिस संजीवनी बूटी का जिक्र हो रहा है वो थी एक जड़ी। और भगवान गणेश की गर्दन कटी, फिर उनको हाथी का वो बच्चे का सिर लगाया गया, दक्षराज की गर्दन कटी, उनको फिर बकरे का धड़ लगाया। ये ट्रांसप्लांट ही तो है ना। बिल्कुल। सर, हमारे न्यूज़ रूम में हमारे कुछ सहयोगी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्ते सर। सर, जैसा कि पता है कि आप डीएवी कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे हैं, तो सर वो दौर कैसा था और आज आप जब नेता हैं तो ये दौर कैसा आपके लिए? मेरी नौकरी और मेरा राजनीतिक जीवन साथ साथ चला। मुझको नौकरी करते हुए बहुत साल हो गए हैं। पहले लेक्चरर था, फिर प्रिंसिपल हुआ। बनारस से फिर मैं 8 सालों तक, चंदौली सटा हुआ बनारस का एक ज़िला है, मैं 8 साल वहाँ प्रिंसिपल था। फिर वर्तमान में अभी 22 के पहले तक मैं पूर्वांचल विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष था और वर्तमान में मैं प्रिंसिपल था डीएवी, जिसका जिक्र आपने किया। तो दोनों चीज़ें जीवन की अलग अलग चीज़ें हैं। चूँकि आपने पढ़ाई किया, आपको जॉब मिला, वो आपकी एक आपका कर्तव्य है, वो करना है आपको, और जिम्मेदारियां हैं वो भी करना है। तो दोनों का निर्वहन साथ साथ आप करते रहते हैं और दोनों में सामंजस्य बिठाना इसी की बात है और वो सामंजस्य बिठा के यहाँ तक जीवन आया है। तो निश्चित ही हर पल एक शिक्षक होने का, पहले तो छात्र होने का, शिक्षक होने का, प्रिंसिपल होने का, तो सब कुछ मैं जो भी करता हूँ बड़ी दिल की गहराई से करता हूँ और सब में आपने पता भी किया होगा कि मेरा क्या रिज़ल्ट है। तो बेहतर है, लोग खुश होते हैं। मेरा विद्यालय वर्तमान में बहुत अच्छी पोजीशन में है। हेलो सर, मेरा नाम निर्भय है और मेरा सवाल उपचुनाव को लेकर है। अभी लोकसभा के चुनाव में आरक्षण और संविधान का मुद्दा खूब गूंजा था, जिसका फ़ायदा भी विपक्ष ने खूब उठाया और सीटें यहाँ से कई जीत कर लेके गई। अब उपचुनाव है और एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा गूंजने लगा। SC/ST आरक्षण को लेकर आज भी कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या विपक्ष इसको महज एक स्टंट बना के लेके चल रहा है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपने चुनाव के परिणाम आने के बाद कोई परिवर्तन देखा क्या? चाहे संविधान में संशोधन की बात कह रहे थे, चाहे आरक्षण समाप्त करके उन्होंने बरगलाया है। एक फरेब लेके चल रहा है विपक्ष और उस फरेब का परिणाम आपने देखा कि कुछ भी बदला नहीं। देश ने भी महसूस किया, जनता ने भी महसूस किया कि उनको गुमराह किया गया। संविधान बदलने की बात, आरक्षण की बात कह के जो लोगों को गुमराह किया, उसके बाद लोगों ने देखा कि ऐसा कुछ भी, चूँकि ऐसा होना भी नहीं था। इस देश में देश की जनता के भलाई के लिए सरकार काम कर रही है। एक गरीब परवर सरकार है और इस सरकार ने बड़ी ही ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों में गरीब लोगों के जीवन स्तर को बदला है और उसका परिणाम ये है, आज दुनिया का कोई देश, जब आपने देखा कि आपका एक पड़ोसी देश बगल का मुल्क है पाकिस्तान जिसका नाम है, वहाँ आटे की बोरियां लूटने में लोग अपने प्राण गंवा दे रहे होंगे, वहीं हमारे भारत के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में सरकार अनाज दे रही है। गरीबों को एक 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड जो है वो अगले 5 वर्षों के लिए एक परिवार के पति पत्नी और उनके 2 बच्चों के लिए 25 लाख रुपया, प्रत्येक वर्ष 5 लाख। वो आयुष्मान कार्ड क्या है? वो इलाज की गारंटी है। राशन की गारंटी हो गई, इलाज की गारंटी हो गई, शिक्षा के लिए आप देख रहे हो कि आप बच्चों को मुफ्त में कक्षा 8 तक की पढ़ाई फ्री है। बाद में हायर एजुकेशन के लिए भी तमाम स्कॉलरशिप है, बैंकों की तरफ से एजुकेशन लोन, बैंकों की तरफ से जॉब में जब तक आपका बच्चा नहीं जाता बैंक उनको लोन कर रहे हैं। तो गरीबों के लिए आवास, 4 करोड़ आवास इस देश के गरीबों को मिले हैं। ये कोई कागजी दिखावा नहीं है, आप उनकी दरियाफ्त कर सकते हो। आज इस देश की औरतें हमारी ऐसा काम कर रही, गांव-गांव में छोटे छोटे, चाहे वो हमारे ODOP एक प्रोडक्ट, जैसे पूरे प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की बात है, प्रत्येक ज़िले का एक प्रोडक्ट है ODOP,
1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, ये सारी चीज़ें इस देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत नई हैं। बिंदी बनाने वाली बहन से लेके, पत्थर के खिलौने बनाने वाली बहन से लेके, हमारे लकड़ी के खिलौने बनाने वाले लोगों से लेके, कोई ऐसी विधा नहीं। गाज़ीपुर में वो हैंडलूम के जो वॉल हैंगिंग होती है वो बनाते हैं। मैं बलिया का प्रभारी मंत्री हूँ, तो बलिया में टिकुली बिंदी जिसको आप कहते हैं, वो माथे की बिंदी भी हमारी बहनें बनाती हैं। सत्तू बनता है वहाँ का। तो सर जब योगी मंत्रिमंडल में आपको जगह दी गई थी 2022 में, तो सर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये बात सामने आई थी कि सर कि आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि आपको भी मंत्री बनाया गया है। सच है, मुझको भी जानकारी नहीं थी। मैं पूर्वांचल विकास बोर्ड का पिछले 22 के 3-3.5 साल पहले मुझको पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दे दिया था। पूर्वांचल विकास बोर्ड का गठन किया, जिसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो उसके उपाध्यक्ष के तौर पर मुझको जिम्मेदारी दी गई। पूरे पूर्वांचल में फिर जितने हमारे 8 मंडल थे उनमें काम करता रहा। मैं अपना काम करता रहा। कभी मैं बैक वेंचर था, 8 सालों तक मैं चुपचाप अपना काम करता रहा। और ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, खूबियाँ हैं कह सकते हो। आपकी एक गुमनाम से एक ऐसे व्यक्ति को ला के अचानक एक दिन एक बड़ी जिम्मेदारी दे दिया। मैं चुनाव लड़ा भी नहीं था, दोनों बार मुझको टिकट नहीं मिला, लेकिन पार्टी ने जब एक जिम्मेदारी दिया, फिर ये इस जिम्मेदारी के लायक मुझको समझा। और मैं काशी में, बनारस में, जो आप कहते हो कि लगातार ज़मीन पे काम करता हूँ, कार्यकर्ता की हैसियत से। मैंने कभी अपने मन में कोई पीड़ा नहीं रखा कि मुझको टिकट नहीं दिया, क्योंकि मैं पार्टी छोड़ के आया था, टिकट छोड़ के आया था, तो मैं किससे कहता, और कहने लायक कुछ था भी नहीं। बड़े खुशी मन से मैं अपना काम करता रहा। और आपके सामने आपने जो कहा सच है कि उस दिन मुझको ट्रेस किया जा रहा था, तो मैं शपथ देखने की नीयत से रात को मैं बनारस से आ चुका था। मैं यहीं एक आवास मिला हुआ था सरकार की तरफ से, उसी आवास में था। तो फिर अचानक मुझको लास्ट आवर कहा गया कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे जाना है। मैं भाग के पहुंचा वहाँ, तो देखा कि सब लोग जा चुके थे। मैं आखिरी व्यक्ति था माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पे पहुंचने वाला। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो मीटिंग समाप्त हो गई थी, सब लोग वापस जा रहे। सब लोग मुझको बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे कि कौन है ये जो ऐसे लास्ट आवर आया है। तो फिर मैं बैठा रहा, मुझको कहा गया कि आप बैठिए। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझको कार्ड दिया और पास दिया कि आप सीधे भाग के पहुँचिए, चूँकि समय कम है। और वहाँ शपथ ग्रहण के स्थान पे इकोना जो आपका स्टेडियम है, इकाना, वहाँ मुझको पहुँचना था। लग रहा था पूरा जाम होगा, मैं कैसे पहुँचूँगा। खैर समय से पहुँचा मैं। तो वो मेरे लिए एक निश्चित है कि मुझको घूरा जा रहा था, मेरा नंबर ट्रेस किया जा रहा था। लेकिन मैं चूँकि पहले से शपथ ग्रहण देखने इनविटेशन था पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष की हैसियत से, तो मैं आ चुका था, लखनऊ में था। ये चीज़ें थोड़ी आसान हो गई पहुंचना समय से। सर, आप एक लंबे समय तक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, टीचर भी रहे हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं। क्या अब आपको राजनीति के बीच में कभी वक्त मिल पाता है पढ़ने का या पढ़ाने का? अब तो हम लोग एक ऐसी भीड़ से घिरे होते हैं कि सुबह से शाम तक समाज के लोगों का काम करना है, और उन्हीं का जीवन ही हम लोग की किताब के रूप में। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग कहानी है, अलग पीड़ा है, उसका दर्द अलग है, उसकी ज़रूरतें अलग हैं, उसकी मजबूरियां अलग हैं। और उस सब को पूरा करने के लिए हम लोग का जीवन जैसे लगता है कि हम लोग उन्हीं में घिरे रहते हैं। और थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो पढ़ने पढ़ाने का, चूँकि शुरू से शौक़ रहा किताबें पढ़ने का, लेकिन जब से राजनीति में आने के बाद से अब वक्त का बहुत अभाव है। और लेकिन एक संतुष्टि रहती है शाम तक, रात तक, कि थोड़ी सी नींद अच्छी मिल जाए बस। और सुबह से शाम तक मंत्रालय का काम है, समाज का काम है। क्योंकि बनारस का रहने वाला हूँ, तो वहाँ भी जाके, वहाँ भी हम लोग अपने क्षेत्र के लिए, अपने शहर के लिए जन सुनवाई करते हैं। लखनऊ में आने पे यहाँ जो मंत्रालय का काम है, और यहाँ भी पूरे प्रदेश के जो लोग आते हैं, खुशी तब होती है जब आप उनको खुश करके, उनको ओबलाइज करके, उनको संतुष्ट करके आप अपने दरवाजे से जाने देते हैं। तो जिम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त का अभाव है। तो इंडलेस काम भी है, विषय भी है, और सर, एक राजनेता के तौर पर अभी तक ऐसे कोई 3 काम जो आपको लगता है अधूरे रह गए, आने वाले समय में आप पूरा करना चाहते हो, ऐसे कोई 3 काम कौन से हैं? देखिए, समाज के प्रति समाज आपको सम्मान देता रहे, उसकी कसौटियों पर आप खरे उतरते रहें,
उसकी आपसे उम्मीदें बहुत होती हैं। जैसे जैसे आपका कद बढ़ता है उसकी उम्मीदें बड़ी होती चली जाती हैं। तो मुझको लगता है कि समाज की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरने का प्रयास करता रहूं, कोई मुझसे दुखी न हो, नाराज़ न हो, और समाज के प्रति, परिवार के प्रति और अपने मित्र दोस्त जो हैं, अपने पुराने रिश्तों का भी निर्वहन करता रहूं, दोस्ती का भी निर्वहन करता रहूं। तो ये चीज़ें हैं जो उम्मीद है कि जीवन भर अगर इसको निभा सका तो अपने को सही मानूंगा। लेकिन समाज आपको एक अपना मानता रहे, एक नेता के तौर पर, एक समाज के शुभचिंतक के तौर पर आपकी पहचान बनी रहे, इसी के लिए संपूर्ण जीवन चाहता हूँ कि अच्छे से बीते। सर, उपचुनाव की तारीखों का जल्दी ऐलान होने वाला है, हलचल तेज हो गई है। जी। उपचुनाव को किस तरह से देख रहे हो और 2027 में क्या कुछ चुनौतियां हैं जो दिखाई दे रही देखिए, हैं? भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अभी सदस्यता कल से शुरू हुई है और 10 करोड़ नए सदस्य और बनाने का लक्ष्य है। प्रत्येक बूथ पर 200 नए सदस्य को जोड़ना है। अब तक हम लोग 20 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। तो दुनिया के किसी देश में, किसी राजनीतिक दल के पास इतनी कार्यकर्ताओं की फौज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा नहीं कि चुनाव बीता हो तो वो शांत हो जाए, वो रोज काम करती है। उसके कार्यकर्ताओं को संगठन का सदैव काम मिलता रहता है। चुनाव के लिए अब इस देश में आप देखते हैं कि अभी 2 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो गई, हरियाणा और कश्मीर में ये उपचुनाव है। हमारे लिए सारे चैलेंज, कोई कुछ भी चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता। हर चुनाव को पार्टी बड़ी गंभीरता से लेती है और पार्टी जिसकी जिम्मेदारियां तय करेगी, डेट आएगी, उस हिसाब से हम सब लोग अपना, चूँकि पार्टी हमेशा, हमने आपसे कहा कि सदैव समाज के लिए काम करती है। जिस पार्टी को, अल्पसंख्यकों को सदैव इस बात के लिए डराया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो दंगों की आग में उत्तर प्रदेश जल उठेगा, लेकिन आज बड़े गर्व से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि उत्तर प्रदेश के लोग दंगे भूल चुके हैं। बिल्कुल। तो ये पारदर्शिता के साथ काम करने वाली सरकार है और जनता के हितों के लिए काम करने वाली सरकार है। और मुझको भरोसा है कि देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और भरोसा बढ़ा है। बिल्कुल। तो उसी भरोसे के बूते हम 27 भी जीतेंगे, 29 भी जीतेंगे और धीरे धीरे विपक्ष जो है वो हताश और खामोश होता चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ रूम में आने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, और न्यूज़ रूम में नेताजी के अगले एपिसोड में किसी नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।